नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हमने कहा था आपसे कि कल मैं क्लास लेकर के आऊँगा और प्रागैतिहासिक कला का क्लास हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपके सामने है। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, गंभीर चर्चा करेंगे, एकदम शुरुआत से पूरी तैयारी हम करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है, जानकारी ये है कि जो लोग एकदम से तैयारी अभी जिनका कुछ नहीं हुआ, जिन्होंने टीजीटी में कुछ नहीं पढ़ा है, और विशेषकर जो हमारे साथ जो जुड़े हैं वो आर्ट के ही जुड़े होंगे, कोई और तो जुड़े नहीं होंगे क्योंकि हम आर्ट ही पढ़ा रहे हैं। तो बात ये है कि जिन लोगों ने भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस केवल जो है कुछ हो सकता है एक आध बुक्स या नोट्स खरीद लिए हों, तो उनके लिए ये है कि आज से आप ये एक तरफ से इसको जब पढ़ेंगे तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी, और इतिहास से जब हम चल करके वर्तमान तक पहुंचेंगे और इस क्रम में क्लास को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो तथ्य हैं वो आपको याद भी ज़्यादा होंगे। कई बार ये होता है कि आप सीधे सीधे तथ्यों को याद करने में लग जाते हैं, और एक सच्चाई में बता रहा हूँ, वर्तमान में जो कला के लिए जो किताबें लिखी गई हैं टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए या नेट जेआरएफ के लिए, वो इस बात को ध्यान में रख के लिखी गई हैं कि तथ्य ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो जाएं। उन्होंने समझ पर कोई काम नहीं किया है कि विद्यार्थी की समझ कैसे बनेगी या एस्पायरेंट की समझ कैसे बनेगी। और एक चीज़ आप मान लीजिए कि जब तक समझ आपका विषय में विकसित नहीं होता है, आप तथ्यों को कितना भी याद कर लीजिए, आप कंप्यूटर नहीं है, आपकी क्षमता है, उससे ज़्यादा आप याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ज़रूरी ये है कि थोड़ी सी समझ विकसित करें। तो मैं इस पूरे सिलेबस को पढ़ाने के दौरान कोशिश करूंगा कि आपकी समझ विकसित की जाए और उसके साथ साथ तथ्यों को भी, पर्याप्त तथ्य भी याद किए जाएं ताकि इस परीक्षा को हम पास कर सकें। तो क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहली बात जो हम करते हैं कि हमारा जो नारा है, अब की बार टीजीटी पार, उसके बाद में क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए प्रागैतिहासिक कला। प्रागैतिहासिक कला क्या है, मतलब प्रागैतिहासिक शब्द का मतलब क्या होता है, यहीं से सवाल आ जाता है कई बार। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, कि प्रागैतिहासिक का मतलब क्या है, ऐतिहासिक का मतलब क्या है, आद्य ऐतिहासिक का मतलब क्या है, ये पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक कला समझने से पहले प्रागैतिहासिक, देखिए जब आप कोई किताब पढ़ेंगे या घटना चक्र में सीधे सीधे ऊपर पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रागैतिहासिक का मतलब होता है इतिहास काल से पहले। ये असल में प्रागैतिहासिक की अधूरी परिभाषा है। ठीक है, क्योंकि ऐतिहासिक काल से पहले आद्य ऐतिहासिक आता है और उसके बाद में ऐतिहासिक काल आता है, तो ये गलत व्याख्या है। ठीक है, प्रागैतिहासिक की एक गलत व्याख्या है। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है एक ऐसा कालखंड, इतिहास का एक ऐसा कालखंड जिसमें कोई लिपि नहीं थी। ठीक है, जिसमें कोई लिपि नहीं थी, और उसकी जानकारी के लिए हम केवल पुरातात्विक खोजों पर ही निर्भर हैं। जैसे पाषाण काल के बारे में हमारे पास जो जानकारी है वो सिर्फ उतनी सी ही है जितना हमें प्रस्तरों पर उनके चित्र देख करके मिलता है, उनके औजार देख करके मिलता है, यानी कि कोई लिपि नहीं मिली, उन्होंने कुछ लिख करके हमारे लिए नहीं छोड़ा है। और जो आद्य ऐतिहासिक होता है उसमें लिपि होती है, लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो ऐसे कालखंड को इतिहास के आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल का उदाहरण आपका है पाषाण काल, उसमें आप 3 पाषाण काल देखते हैं, आरंभिक पाषाण काल या जिसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है, उसके बाद में मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब ही होता है कि प्राचीन जानकारी जो लिपिबद्ध हो, जो कहीं पर लिपि में लिखी गई हो और वह पढ़ सकने योग्य हो, तो उस कालखंड को हम ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर जो इसका वर्गीकरण है वो इस प्रकार है। प्रागैतिहासिक काल शुरू होता है आपका 5 लाख ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक, और कई इतिहासकारों ने माना है कि उसके जस्ट बाद ही आद्य ऐतिहासिक काल आ जाता है। हालांकि ये विवादित है कि जो है कब से कब जो ये डेट है ना, इसको लेकर के आप सिर फुड़ौल मत कीजिए। बहुत जगह पर अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं और उसके पीछे रीजन ये है, मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि स्पष्ट तिथि क्यों नहीं है। अस्पष्ट तिथि नहीं होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि जो खुदाई हो रही है स्थलों की वो वर्टिकल हो रही है, यानी कि जैसे अगर ये पूरा लैंड है तो वर्टिकल खुदाई हो रही है, यानी कि एकदम सीधे सीधे खुदाई हो रही है, हॉरिजेंटल खुदाई नहीं हो रही है। अब इसमें दिक्कत क्या आ रहा है कि जैसे ही हम एक लेवल से नीचे जाते हैं तो नीचे पानी है,
ठीक है। अब पानी होने की वजह से अंदर की जानकारी हमें मिल नहीं पाती है, और अगर हम इसका थोड़ा विस्तार करने की कोशिश करें तो कई नई सिटीज़ उसके जो है साए में आ जाएंगी। तो अगर हम किसी बसे बसाए नगर को सिर्फ इसलिए खोद डालें कि प्राचीन चीज़ें क्या थी, तो ये व्यवहारिक नहीं लगता है, ठीक है ना। तो वर्टिकल खुदाई पर ही हम निर्भर हैं, इसीलिए हमारी जो जानकारी के स्रोत हैं वो कम हैं, जितना है उसी के आधार पर हम बातचीत करते हैं, ठीक है। तो ये है कालखंड। कालखंड को लेकर के अगर किसी किताब में लिखा हुआ है तो आप बहस नहीं करेंगे, ठीक है ना। इससे सवाल भी ज़्यादा नहीं आते हैं और ये विवादित विषय है, ठीक। चलिए अब देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो बातें हैं वो क्या क्या हैं, और उसके बाद में हम एक एक करके सबको समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले एक सामान्य सी बात, और उसके बाद में फिर हम आरंभिक पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को हम समझेंगे, ठीक है। और इस क्लास को हम 2 पार्ट में समझेंगे। प्रागैतिहासिक कला के 2 पार्ट होंगे। तो दूसरा वाला पार्ट होगा, उसमें जो स्थल हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, उनकी विशेषता क्या है, वो कहाँ पर स्थित हैं, उनसे संबंधित जो चीज़ें चित्रकला के रूप में प्राप्त हुई वो क्या क्या हैं, तो उसको एक अलग से क्लास में हम समझेंगे, ठीक है। इस क्लास में हम केवल एक सामान्य चर्चा विषय की करेंगे, ठीक है, प्रागैतिहासिक कला की। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज कहाँ हुई? मिर्जापुर में हुई, ठीक है। अब ये आपके लिए तथ्य आ गया। थोड़ा सा मैंने शुरुआत में अंडरस्टैंडिंग आपकी बनाई, अब तथ्य भी दे रहा हूँ ताकि आप उसको जोड़ पाएँ। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय अंग्रेजों को जाता है, यानी कि जब ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे उन्होंने ही प्रयास किए इन तथ्यों को खोजने की कि क्या है पाषाण काल की जानकारी या सिंधु घाटी सभ्यता, इन सब की खोज में कहीं ना कहीं अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रागैतिहासिक काल के चित्र चट्टानों की दीवारों और गुफाओं के फर्श, ठीक है, यानी कि फर्श पर, गुफाओं की दीवारों पर या छतों पर उन्होंने बनाए हैं, ठीक है, व्यक्तियों ने बनाए हैं। प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं उनका जो आधार है, यानी कि जो उनका धरातल है वो क्या क्या है? दीवार है, गुफाओं की दीवार है, उनकी फर्श है और उनके छत हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं, यानी कि गुफा से बाहर जो बहुत सारे पत्थरों के खंड मिले हैं उस पर भी अनेक चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको याद करना है अगर, तो आप अगर उस वक्त के समाज को, जीवन को समझते हैं तो चित्रों को याद करना आपके लिए बहुत कठिन नहीं होगा। कई लोग हमसे पूछते हैं कि सर चित्रों को कैसे याद रखा जाए। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जिस समय वो चित्र बन रहे हैं उस समय वो सामाजिक परिस्थिति क्या है, इसको अगर आप समझते हैं तो आपको चित्र अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे अगर आरंभिक पूरा पाषाण काल, यानी जो पूरा पाषाण काल है, यानी कि जब इंसान आखेटक है, उसके पास खेती नहीं है, वो पशुपालक नहीं है, तो आखेट का ही चित्र बनाएगा। लेकिन जैसे वो मध्य पाषाण काल में आता है, पशुपालक बनता है, तो कुछ छोटे छोटे पशुओं का भी चित्र बनाता है। और जैसे ही वो आएगा नव पाषाण काल में, खेती होगा, खेती के कारण प्रोडक्शन में जो है होगा, अनाज रखने के लिए उसको पॉटरी को बनाएगा, यानी कि मिट्टी का घड़ा बनाएगा, तो उसमें वो चित्रांकन करेगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि आप देखेंगे कि अलग प्रकार की चित्रकारी होगी। तो ये जो सामाजिक बदलाव हो रहे हैं उसके अनुसार चित्र भी बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप कनेक्ट करके पढ़ते हैं चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती हैं। स्त्री पुरुष पशु पक्षी आदि के चित्र भी आदि युगीन मानव की विषय वस्तु रहे हैं, ठीक है। उन्होंने स्त्री पुरुष के भी चित्र बनाए हैं, उन्होंने आखेट के चित्र बनाए हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रांकन के लिए कई तरह के रंगों का उपयोग करते थे लोग। अधिकतर रंग जो हैं वो गेरुए बनाए गए थे, गेरू से बनाए गए थे, ठीक है। खड़िया मिट्टी और कई तरह की रंगीन मिट्टी का उपयोग करते थे, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के जो लोग थे वो खड़िया मिट्टी या कई रंगीन मिट्टियों का प्रयोग करते थे। आग जला करके प्राप्त राख का काला रंग के रूप में उपयोग करते थे। तो देखिए आग की जानकारी जो है हो गई थी, जो पूरा पाषाण काल है उसका जो अंतिम चरण आता है वहाँ तक आग की जानकारी हो जाती है, लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं जानते। जब वो मध्य पाषाण काल में आते हैं तो उसका प्रयोग करने लगते हैं, क्योंकि अस्थिपंजर और जले हुए इंसानों की जो हड्डियाँ हैं वो मिली हैं मध्य पाषाण काल में, ठीक है ना। तो ये बाद में मध्य पाषाण काल आते आते ये लोग जलाना सीख गए हैं, और जब जलाएंगे तो काला रंग उनको राख के रूप में मिलेगा, उसका प्रयोग करेंगे, ठीक। स्थायित्व लाने के लिए वो जानवरों की चर्बी में रंग मिला करके प्रयोग करते थे। अभी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार की ये टेम्परा है, ठीक है। टेम्परा में आप देखते हैं कि एक जो है चिपचिपी चीज पर जो है रंग चढ़ाए जाते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टेम्परा का एक संकेत मिलता है। पूरा पाषाण कालीन मानव अपने हथियार
क्वार्टजाइट पत्थर से बनाता था। किस पत्थर से? क्वार्टजाइट पत्थर से बनाता था। ठीक है, ये लोग जो जिन पत्थरों का इस्तेमाल करते थे उनको पेबुल कहा जाता था। क्या? पेबुल कहा जाता था। और ये गोल गोल पत्थर होते थे। तो जो आपका आरंभिक पाषाण काल है, यानी कि जो पूरा पाषाण काल है, उसमें पत्थरों को तोड़ करके उसके केंद्रीय भाग से हथियार बनाते थे। और इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि शुरुआत में जानवर बहुत बड़े होते थे, तो उनको मारने के लिए जो हथियार है वो भारी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे जो है हिमयुग समाप्त होता है, आकृति जानवरों की छोटी होती चली जाती है, तो वो लोग इस फलक का प्रयोग करने लगते हैं। इसीलिए मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, जब भी अलग अलग मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल पर हम चर्चा करेंगे तो उसको अलग से समझाऊंगा। ठीक है, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक संस्कृति भी कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि छोटे हथियार बनने लगते हैं। माइक्रोलिथिक का मतलब होता है कि छोटा, तो छोटे बनने लगते हैं क्योंकि जो जानवर हैं वो छोटे हो गए हैं। हिमयुग जैसे समाप्त होता है, जानवर और इंसानों की आकृति छोटी होती चली जाती है। ठीक है, इसके पीछे जो रीजन है वो जैविक रीजन है। ठीक है, अब देखते हैं पूरा पाषाण काल की मुख्य बातें क्या क्या है। ठीक ना, तो पूरा पाषाण काल आपका, यानी कि जो आरंभिक पाषाण काल ही ये वही है। तो भारत में पूरा पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरण की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रुशफुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लवरम में किया था। ठीक है, मद्रास वर्तमान में आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो ये उसी के निकट जो सबसे पहली खोज होती है पूरा पाषाणिक स्थल की, वो कौन करता है? ये नाम आप याद रखेंगे, ब्रुशफुट। ठीक है, पूरा पाषाण युग मानव निर्मित गुफाओं में रहता था, यानी कि जो पूरा पाषाण युग का मानव है वो प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता है। ठीक है, पूर्व पाषाण या पूरा पाषाण या आरंभिक पाषाण काल, ठीक है, ये सारे शब्द एक ही हैं। तो पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थर से निर्मित प्रस्तर के उपकरण अधिकांशतः सोहन नदी घाटी में मिले हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया ऊपर, पेबुल गोल होता था एकदम से। ठीक है, पूरा पाषाण कालीन मानव शिकारी व खाद्य संग्राहक था, यानी कि वो घूमता रहता था, बंजारा था, आवारा था, वो एक जगह पर नहीं रहता था, भोजन की तलाश में घूमता रहता था, और वो संग्राहक केवल था, यानी कि भोजन इकट्ठा करता था, वो चाहे पशुओं को मार करके या कंदमूल खा करके। ठीक है, वो शिकारी और खाद्य संग्राहक था, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं था खेती का ज्ञान होता है उसको नव पाषाण काल में आकर के। ठीक, पूर्व पाषाण युगीन मानव के प्रमुख औजार हैंड एक्स। ठीक है, हैंड एक्स थे, और हैंड एक्स कुछ इस प्रकार से होते थे, मैं उसका चित्र आपको थोड़ा सा बना करके बता रहा हूँ, इस प्रकार से होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर पकड़ने वाला होता था और ये धारदार होते थे। ठीक है, तो ये हैंड एक्स का प्रयोग करते थे लोग जो है मारने के लिए, और जानवरों को मारने के लिए। क्लीवर भी एक प्रकार का हथियार था। स्क्रैपर का मतलब होता है खुरचनी। ठीक है, जो स्क्रैप करे, तो खुरचनी का प्रयोग करते थे जानवरों के चमड़े को साफ करने के लिए। तो इस प्रकार के हथियार का ये लोग प्रयोग करते थे, और ये सब क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे, जिन पत्थरों को पेबुल कहा जाता था। क्या? पेबुल, और उसके केंद्रीय भाग से बनते थे। ठीक है, कोर, ये कोर संस्कृति इसीलिए कहा है इसको, जो आपका आरंभिक पाषाण काल है इसको कोर संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कोर संस्कृति थी। और जैसे ही मध्य पाषाण काल में आप आते हैं तो ये क्या हो जाती है आपकी, ये आपकी हो जाती है फलक संस्कृति, क्योंकि यहाँ पर पत्थर के ऊपर वाले पार्ट से हल्के हथियार बनते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण युगीन मातृ देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। चलिए अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम CL कार्लाइल द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से मिलती है। कहाँ से? विंध्य क्षेत्र से मिलती है। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिला बागौर में। भीलवाड़ा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है ना, तो राजस्थान के बागौर जो है वो मध्य पाषाण का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम शवदान की दाह प्रक्रिया, यहाँ पर देखिए, यानी कि आग का जो है ये प्रयोग अब करने लगे हैं। आग की जानकारी तो इनको थी शुरुआत में ही, लेकिन उसका प्रयोग नहीं जानते थे। ठीक है, तो सर्वप्रथम शवदान की दाह प्रक्रिया मध्य पाषाण काल में ही शुरू होती है। मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले की सराय नाहर और महदहा, यानी कि ये दो स्थान हैं। अब जो सराय नाहर है यहाँ पर 37 अस्थिपंजर एक साथ मिले हैं। ठीक है, और ऐसा भी मिला है कि एक ही कब्र में 4 लोगों को दफनाया गया है। ठीक है, एक ही कब्र में 4 लोगों को दफनाया गया है।
और थोड़ा सा अलग बात यह है कि यहाँ पर जो लाशें दफनाई गई हैं वो वेस्ट टू ईस्ट है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर है। जबकि आप जानते हैं कि नॉर्मली जब किसी का डेथ होता है तो उसे नॉर्थ और साउथ में दफनाते हैं। तो उस वक्त कुछ ऐसी मान्यता रही होगी कि जो अस्थिपंजर मिले हैं उनका जो दिशा है वो वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य पाषाण काल के आदमगढ़, यानी कि जो मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़ आपको कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और बागोर राजस्थान में। ये दो ऐसे स्थान है जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले। तो देखो पशुपालन जो है वो शुरू हो जाता है मध्य पाषाण काल में, लेकिन ये चरमोत्कर्ष पे नहीं पहुँचता है। चरमोत्कर्ष पर ये पहुँचता है नवपाषाण काल में। यहाँ पर जो है पालन तो शुरू हो गया था मध्य पाषाण काल में ही, लेकिन पशुपालन व्यापक लेवल पर शुरू होता है नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल एक क्रांतिक युग है, वहाँ पर बहुत सारे बदलाव अचानक होते हैं। ठीक है, भारत में नवपाषाण काल की खोज का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। अब इसके अलावा भी नवपाषाण काल से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। नवपाषाण काल जो शब्द है इसके जो जनक हैं वो हैं सरगजान लुब्बाक। कौन है? सरगजान लुब्बाक। ठीक है, तो नवपाषाण शब्द जो है लुब्बाक ने दिया था, सरजान लुब्बाक। इन्होंने एक लेख लिखा प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, और उसी में इन्होंने नवपाषाण काल यानी कि न्यूलिथिक एज की जानकारी दी। नवपाषाण एक क्रांति है, ये कहा था गार्डन चाइल्ड ने। आप इसको नोट करते हुए चलेंगे जो आपको जरूर लगता है कि इंपॉर्टेंट, और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहा था। क्या कहा था? क्रांति का काल। क्रांति का मतलब होता है व्यापक बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन। नवपाषाण काल की सबसे प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, तो मेहरगढ़ जो है वो कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है। ठीक, अब इसमें लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। तो ये सबसे प्राचीनतम बस्ती है जो है मेहरगढ़ आपकी। ठीक है, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा कृषि, जिसने आमूलचूल परिवर्तन कर दिया इंसान के जीवन में, उसकी शुरुआत होती है कहाँ पर? नवपाषाण काल में होती है। और सबसे पहला जो फसल उगाते हैं इंसान वो है गेहूँ। ठीक है, और इसके अलावा चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? कोलडीवा से मिले हैं। कोलडीवा कहाँ है? इलाहाबाद के आसपास है। ठीक है, कहाँ है? इलाहाबाद के आसपास है, जहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझना है, मिट्टी के बर्तन। तो जब कृषि होगी तभी जो है आप उत्पाद निकालेंगे, गेहूँ होगा या धान की खेती करेंगे, तो उसको रखने के लिए भी कुछ चाहिए, तो मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। ठीक है, पॉटरी बनाएंगे, मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पर जो है भांडों का प्रयोग शुरू हो जाता है, और उन भांडों में चित्रकारी भी की जाती है। और जो भांड यहाँ से प्राप्त होते हैं वो एकदम पॉलिशदार हैं और इंसानी हाथों से बनाए गए हैं, और चौक की मदद से बनाए गए हैं। चौक जो होता है जिस पर कुम्हार सारे बर्तन के जो है मिट्टी का सामान बनाता, तो चौक वाले भी मिले हैं, यानी कि चौक की खोज हो गई थी। और इसके अलावा जो है हस्त निर्मित भी मिले हैं, तो मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और बर्तन क्यों होंगे? इन कृषि उत्पादों को रखने के लिए होंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद होंगी। ठीक है, और सर्वप्रथम चित्रकला के साक्ष्य नवपाषाण काल से ही मिले हैं। सर्वप्रथम चित्रकला के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? नवपाषाण काल से ही मिले हैं। तो यहीं से चित्रकला प्रारंभ होती है। अब देखिए चित्रकला कहाँ, अब यहाँ जब इन्होंने पॉटरी बना लिया तो उस पर चित्रकला करेंगे। इससे पहले के जो हैं वो केवल एक आकृतियाँ बनाते थे, गुफाओं में बनाते थे, लेकिन अब यहाँ से वो प्रॉपर चित्रकला शुरू करेंगे। तो अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के जो प्रमुख केंद्र हैं, चाहे वो मिर्ज़ापुर हो आपका, या इसके अलावा सिंघनपुर हो, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भीमबेटका, इनका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा बेलारी, रायचूर, चक्रधरपुर, बिल्ला सरंगम को, ठीक है, तो इन सब का अध्ययन करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा एकदम फ्री पढ़ाऊंगा, एकदम ज़बरदस्त तरीके से समझा करके, केवल फैक्ट वैक्ट नहीं याद करवाना है। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कुछ सवाल पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, उसका जवाब अगली वीडियो में जरूर देंगे। धन्यवाद।